वो अचानक से लौट आई। किसने सोचा था कि वो इतने समय बाद फिर से लौट आएगी। लौट आई वो, लेकिन जिस रूप में लौटी है, क्या कोई सामना कर पाएगा उसका? हाँ, अब होने वाले सर्वनाश से कैसे बचेगा हर कोई? राहुल और रानी नर्मदा में एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। राहुल एक कंपनी में नौकरी करता था। दोनों की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। 1 साल बाद दोनों की एक प्यारी बेटी हुई। लेकिन कुछ तो अजीब था उस दिन। बेटी के जन्म के समय तेज तूफान चलने लगा। बारिश भी बहुत थी। ठीक रात 1 बजे राखी का जन्म हुआ। यही नाम तो रखा था राहुल ने, क्योंकि बड़ी कोमल थी वो, और साथ ही बड़े भयंकर नज़ारे में हुई थी। राहुल और रानी 2 दिन बाद राखी को लेकर घर आ रहे थे। दोपहर के लगभग 12 बजे थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। तभी तेज बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी। तभी राहुल ने देखा, गाड़ी के आगे लगभग 60 से 8 साल की बच्ची खड़ी है। उसके खुले बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा है। सड़क के बीचों बीच वो खड़ी हुई रो रही है। उसके रोने की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। राहुल ने हॉर्न दिया, लेकिन वो साइड में नहीं हुई। आखिरकार राहुल को मजबूर होकर ब्रेक लगानी पड़ी। राहुल गाड़ी से उतरने लगा। तभी रानी बोली, राहुल गाड़ी से मत उतरो, पता नहीं कौन है ये लड़की। अरे रानी, घबराओ मत, छोटी सी बच्ची तो है ये, कोई इसे छोड़ गया होगा। और सुनो, हमारा फर्ज बनता है, कहीं से कुछ हो गया तो हमें इस लड़की को इसके घर पे छोड़ देना चाहिए। राहुल रानी को समझाकर गाड़ी से उतर के उस बच्ची के पास गया। बेटा, कौन हो तुम और जंगल में क्या कर रही हो? तभी जोर से बिजली चमकती है और वो बच्ची राहुल से लिपट जाती है। तभी राहुल देखता है कि वो बच्ची बेहोश हो गई है। राहुल उसे गोद में उठा के गाड़ी की पिछली सीट पे डाल देता है। आगे आकर वो गाड़ी चलाने लगता है। साथ ही रानी गोद में राखी को लेकर बैठी है। अब उसे काफ़ी अजीब सी घबराहट होती है। रानी राहुल को कहती है, सुनिए, एक काम करिए, आप पुलिस स्टेशन चलिए, वहीं से लड़की को छोड़ देते हैं। राहुल कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा। रानी का ध्यान बार बार पीछे वाली सीट पे जा रहा था। उसे गाड़ी में कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। उसने मुड़ के देखा तो वो बच्ची सो रही थी। तभी रानी की आंख लग गई। राहुल ने जैसे ही ब्रेक लगाई तो रानी की आंख खुल गई। रानी ने देखा कि घर आ गया। वो जैसी उतरने लगी, उसे उस लड़की का ध्यान आया। उसने एकदम से पिछली वाली सीट पे मुड़ के देखा तो वो लड़की बैठी थी। उसके लंबे और मैले बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। खामोश सी बैठी वो लड़की अपने में ही खोई हुई थी। तभी रानी ने गुस्से में राहुल से पूछा, तुम उसे पुलिस के पास क्यों नहीं छोड़ के आए? राहुल ने जवाब दिया, यार 2 दिन की हमारी बच्ची है, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत थी, फिर तुम दोनों के साथ पुलिस स्टेशन कैसे जाता? अब तुम ही बताओ यार, पता नहीं वहाँ कितना टाइम लगे। ये बात सुन के रानी राखी को लेकर गाड़ी से उतरती है। राहुल उसे सहारा देकर घर के अंदर ले जाता है। उसे बेड पे बिठा के वो कार की तरफ बढ़ता है। तभी वो लड़की बोलती है, मुझे भूख लगी है। राहुल कहता है, एक काम करो, तुम कार में बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। फिर वो लड़की बोलती है, मुझे ठंड भी लग रही है। अब राहुल को उसकी हालत देख के उस पर तरस आ जाता है और वो उसे घर के अंदर ले आता है। अब राहुल रानी से कोई पुराने कपड़े पूछता है। रानी कहती है,
इतनी बड़ी बच्ची की तो हमारे घर में शायद ही कोई ड्रेस होगी। हमारी राखी तो छोटी है। अभी तक राहुल बाजार चला आता है उस लड़की के लिए कपड़े लाने। रानी उसे देख कर डर रही है। रानी उससे उसका नाम पूछती है। पूछने के बाद उस लड़की ने अपना नाम जैमिशा बताया। जैमिशा, ये बहुत अजीब नाम था। वो यही सोचने लगी। उसने पूछा, तुम कहाँ से आई हो और वह जंगल में क्या कर रही थी? तो वो बोली, मैं उसी जंगल में रहती थी, लेकिन कोई मुझे नहीं लेके गया। आप मुझे ले आए। अब मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। ये क्या कह रही हो? कौन हो तुम? तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? एक ही पल में गुस्से में रानी ने कई सवाल पूछ लिए, लेकिन जैमिशा ने इनका कोई जवाब नहीं दिया और शैतानी हंसी हंसने लगी। रानी को अब उसे डर लगने लगा। रानी ने राखी को बेड पे लिटाया और खुद खड़ी हो गई। अब रानी जैमिशा का हाथ पकड़ के बाहर निकालने लगी, लेकिन जैमिशा की आंखों में तो खून उतर गया था। उसका चेहरा भयानक होने लगा। उसने रानी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो कमरे से बाहर गिर गई। अब जब तक रानी खुद को संभाल के उठती, जैमिशा ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में अब सिर्फ जैमिशा और राखी थी। रानी बाहर गिरी हुई थी। रानी अपनी बच्ची को उस लड़की के साथ देखकर बहुत बहुत घबरा गई। जोर जोर से वो दरवाज़ा खटखटाने लगी। दरवाज़ा खोलो प्लीज़, दरवाज़ा खोलो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। तभी वहाँ राहुल वापस आ गया। रानी की ऐसी हालत देख के बाजार से लाए कपड़े उसने साइड में फेंक दिए और रानी के पास भाग के चला गया और पूछा, क्या हुआ रानी? रानी बोली, राहुल, मैंने तुम्हें कहा था ना, इस लड़की को घर मत लाओ। अब देखो, इस लड़की ने हमारी बेटी को अंदर बंद कर लिया है। ये कह के रानी ने राहुल को सारी बात बताई। राहुल बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा। राहुल ने धक्का मार मार कर दरवाज़ा तोड़ दिया। जैसे ही वो अपनी बेटी को उठाने लगा, जैमिशा ने उसे धूल धक्का दे दिया। उसकी ताकत का सामना राहुल नहीं कर सकता था। राहुल हाथ जोड़ के बोला, छोड़ दो मेरी बच्ची को। तब वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। क्या क्या और बच्चियों का सोचा तुमने? जैमिशा ने गुस्से में पूछा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगा, लेकिन वो खून के आंसू थे। तभी राहुल बोला, किन बच्चियों की बात कर रहे हो तुम? वही जिन्हें जिन्हें तुम्हारी दादाजी ने बेरहमी से गला दबा के मार डाला था, या भूल गए? जैमिशा ने चिल्लाकर पूछा। यार, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? राहुल बोला। तभी रानी ने राहुल से गुस्से में पूछा, क्या कह रही है ये लड़की? किन लड़कियों को मारा है तुमने? मुझे सच सच बताओ। तभी राहुल बोला, मैंने किसी को नहीं मारा। ये ये पाप मेरे पिताजी और दादाजी ने किए हैं। फिर मेरी बेटी को किस सजा दे रही हो? राहुल ने जैमिशा से कहा, तुम भी बराबर के पापी हो। तुमने उन्हें कभी नहीं रोका। राहुल बोला, जैमिशा, एक बार मेरी बात तो सुनो, फिर बताना मेरी क्या गलती है। बोलो, मैं तुम्हें मौका देती हूँ। अगर तुम सही साबित नहीं हुए तो मैं तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगी, और अगर मैं सही साबित हुआ तो मुझसे वादा करो कि हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओगी। जैमिशा थोड़ा सोचकर बोलती है, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। तब राहुल बताता है, रानी, जैमिशा, मैं शादी से पहले गांव में रहता था। वहाँ लड़की का पैदा होना अपशगुन माना जाता था। पहले मेरे दादाजी और मेरे पिताजी गांव में कोई भी लड़की पैदा होती तो उनका गला दबा के मार देते। मुझे मेरी माँ ने पाला था, जिसकी वजह से उसने मुझे इस माहौल से दूर रखा और शहर में पढ़ने के लिए भेजा। और जब मैं पढ़ाई पूरी करके जब गांव वापस आया तो मेरी शादी कर दी गई। शादी के बाद मुझे धीरे धीरे गांव के माहौल पता चले। मैं इसका विरोध करने लगा। फिर एक दिन मेरी भी बेटी ने जन्म लिया।
उस समय मैं कुछ काम से शहर गया था। जब बेटी के जन्म पे वापस आया तो देखा मेरे पिताजी उसका गला दबाकर मार चुके थे। मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, लेकिन मैंने तभी पुलिस को फ़ोन किया और अपने पिताजी को जेल पहुंचाया। उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई। मेरी पत्नी इस सदमे से चल बसी। कुछ सालों में माँ भी नहीं रही। मैं उन कड़वी यादों से दूर पाने के लिए यहाँ नर्मदा आ गया। यहाँ तुम मिली और तुमसे प्यार हो गया। फिर शादी करी। इतना कह के राहुल रोने लगा। जैमिशा बोली, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी वही अभागी बेटी हूँ। ये कहकर वो रोने लगी। राहुल ने बिना डरे उसे गले लगा लिया। बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें नहीं बचा सका। मेरी जान ले लो, लेकिन अपनी नन्ही सी बहन को छोड़ दो। पिताजी, मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब आप मेरे और उन सभी बेटियों के लिए पूजा रखवाओगे। मैं समझ चुकी हूँ आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये कह के वो रानी को दे के उससे भी माफ़ी मांगती है और गायब हो जाती है। राहुल और रानी गांव जाके सभी बच्चियों के माता पिता के साथ मिलके महापूजा करवाते हैं। जयमिशा की आत्मा को शांति मिल जाती है। गांव में भी सब सुकून से रहते हैं। वो दोनों राखी के साथ वापस आ जाते हैं। राहुल रानी से भी माफ़ी मांगता है इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए। रानी भी उसे माफ़ कर देती है। खुशी से अब वो अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। राजीव, आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे और बच्चों को आज तुम्हें घुमाए ले जाना पड़ेगा, समझे? राजीव कहता है, देखो शालिनी, मुझे प्रोजेक्ट करना है, फिर कभी ले चलूँगा। शालिनी कहती है, तुम्हें तो अपने परिवार के लिए वक्त ही नहीं है। मेरे लिए ना सही, पर कम से कम बच्चों के लिए तो चलो। राजीव कहता है, देखो मैं समझता हूँ ये सब मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए कर रहा हूँ, और तुम ऐसे बोल रही हो। हाँ मैं समझती हूँ, पर हर वक्त काम ही काम, ये तो नहीं हो सकता ना। तुम एक दिन भी हमें कहीं बाहर नहीं घुमाए ले गए। तुम्हें पता भी है कि तुम लास्ट टाइम कब बच्चों के साथ खेले थे। हमारे परिवार की भी कुछ ज़रूरतें हैं। राजीव कहता है, देखो शालिनी, इन्हीं बातों पर मैं हमेशा बहस नहीं करना चाहता। मुझे परेशान मत करो और काम करने दो। शालिनी कहती है, तुम्हें बस पैसा कमाने से प्यार है, हमसे नहीं। तुम रहो अपने काम में बिजी, मैं ले जाऊंगी बच्चों को घुमाने। शालिनी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। राजीव फिर अपने काम में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद शालिनी अपने दोनों बच्चे मुकुल और नेहा को गाड़ी में बैठाकर उन्हें बाहर घुमाने ले गई। कुछ घंटे गुजर गए। राजीव अपना काम कर रहा था, तभी उसकी मोबाइल की बेल बजी। उसने कॉल उठाया। कॉल सुनते ही उसने अपने हाथ में लिया हुआ लैपटॉप नीचे गिरा दिया। कॉल हॉस्पिटल से था। उसकी पत्नी और बच्चों का एक्सीडेंट हो गया था और वो सभी मारे गए। ये सुनते ही जैसे वो सुन पड़ गया, वो पागलों की तरह हॉस्पिटल जाने को भागा। हॉस्पिटल में आते ही 3 लाशें उसके सामने थीं। वो बहुत रोया। उसके बाकी परिवार वाले, उसका दोस्त तरुण भी वहाँ थोड़ी देर में पहुँचा। तरुण ने कहा, मत रो यार, भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है, ये तो सबके साथ होता है। राजीव कहता है, अबे क्या बातें कर रहा है तू? देख, अब मेरी शालिनी उठेगी, मुझसे बात करेगी। मुकुल मुझे वो गेम स्टेशन जाने की जिद करेगा। मेरी बेटी आकर मेरे गले लगेगी। कुछ नहीं हुआ उनको, सब ठीक है। राजीव पागलों की जैसी हरकतें कर रहा था। वैसे उसकी व्यथा सिर्फ वही समझ सकता था। तीनों की लाशों को अंतिम संस्कार करने के लिए एम्बुलेंस में रखा गया ताकि उन्हें ले जा सके। तभी राजीव ने एम्बुलेंस के ड्राइवर को नीचे उतार दिया और खुद एम्बुलेंस में तीनों की लाशों को लेकर भाग निकला।
उसको मंजूर नहीं था कि वो अभी भी ये सोच रहा था कि वो तीनों जिंदा हैं। वो पागलों की तरह तेजी से एम्बुलेंस को ले जा रहा था, सभी से दूर। रात हो गई थी, वो हाईवे पर था। तभी उसने वो एम्बुलेंस जंगल के कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। वो होश में नहीं था, शायद उसके परिवार के मरने का सदमा लगा था। तेजी से चलती हुई एम्बुलेंस उसने अचानक ब्रेक मारकर रोक दी, क्योंकि आगे बड़ी खाई थी और आसपास जंगल। उसके आंसू जान गए थे, अब उसका परिवार नहीं रहा। वो नीचे उतरा। उसने जी भर के अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। फिर उसने ठान लिया, अब वो भी मरेगा। वो खाई के पास आया ताकि कूदकर अपनी जान दे सके। तभी पीछे से उसे आवाज़ आई, रुक जाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा। जंगल से एक भयानक महिला निकल के आई, लाल साड़ी पहने, माथे पर खून का बड़ा टीका, चोटी लंबी भयानक उसके पैरों तक आती हुई, आंखें बिल्ली जैसी डरावनी और लंबे नाखून। राजीव उसे देखकर डर गया, पर फिर खुद को संभाल लिया। कौन हो तुम? महिला ने कहा, इस जगह की डायन। तुम क्यों मरना चाहते हो? राजीव ने कहा, मुझे अब पर फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है। राजीव ने उसको सारी बात बताई और बोला, अब मुझे भी मरने दो। डायन कहती है, मरना चाहते हो तो मरो, पर मेरी एक बात सुन लो, फिर फैसला करना। राजीव कहता है, बोलो। डायन कहती है, मैंने जिंदा कर सकती हूँ। राजीव कहता है, क्या सच में? अगर ऐसा हो सकता है तो प्लीज़ प्लीज़ कर दो, मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हें जो चाहे वो दूंगा। डायन कहती है, उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ चीज़ें लानी होंगी। अगर तुम ले आए तो मैं इनकी आत्माओं को बुला कर इन्हें फिर से ज़िंदा कर दूंगी, पर अगर मुझे वो चीज़ें मिलेंगी तो ही। राजीव कहता है, तुम जो मांगोगी मैं वो ला कर दूंगा, बस मेरी पत्नी और बच्चों को ज़िंदा कर दो। डायन कहती है, मुझ पर भरोसा रखो, मैंने ज़िंदा कर दूंगी, अगर तुम मुझे वो चीज़ें ला कर दो तो। राजीव कहता है, मुझे क्या लाना होगा? डायन कहती है, जाविर जंगलों की रखती चुड़ैल का रक्त, पोकांत पहाड़ी पे बसा आदमखोर राक्षस भुरतंड के नाखून, नरी नदी के झरने की गुफा में बसा हुआ केरूब पिशाच की आंखें, रत गांव की मास्टी डायन के पास रखी शैतानी किताब। ये सभी मुझे ला कर दे दो, मैंने जिंदा कर दूंगी। राजीव कहता है, इन शैतानी शक्तियों में से ये चीज़ कैसे ला पाऊंगा? डायन ने राजीव को एक बड़ा घातक खंजर दिया और कहा, ये खंजर ले जाओ, इसे उनके मस्तिष्क में मारते ही वो मर जाएंगे, फिर तुम वो सब निकाल सकते हो। राजीव कहता है, ये सब चीज़ें तुम्हें क्यों चाहिए? डायन कहती है, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारा परिवार चाहिए ना, मैं दूंगी। राजीव कहता है, ठीक है, मैं लेकर आऊँगा। अब मेरे पास मरने के अलावा अब यही रास्ता बचा है, तुम भी तो उन्हें ला सकती हो, फिर मुझे क्यों चुना तुमने? डायन कहती है, क्योंकि एक शैतानी ताकत दूसरी शैतानी ताकतों के अलावा किसी को भी मार सकती है, लेकिन वो शैतानी ताकत के इलाके में नहीं जा सकती। अब तुम देर मत करो। डायन ने राजीव को भी सारी बातें विस्तार से समझाई और उसे कहा, ये लो यहाँ का शैतानी नक्शा। डायन कहती है, इसमें सिर्फ एक खंजर ही नहीं, तुम्हारी चपलता भी तुम्हें मदद करेगी। इतना याद रखना, ये बड़ी ही खतरनाक शैतानी ताकतें हैं, इन्हें मारना आसान नहीं है, वरना तुम मारे जाओगे। अपनी पूरी ताकत लगा देना। राजीव कहता है, मुझे मेरे परिवार को ज़िंदा रखना है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। जाओ लेकर आओ वो चीज़ें। राजीव निकल पड़ा उस भयानक राह पर ताकि अपने परिवार को वापस ला सके। उसकी पहली रास थी जाविर जंगलों की रखती चुड़ैल का रक्त। राजीव बस से उसकी मंजिल की ओर जा रहा था। उसे अपने आप से नफरत हो गई थी। वो सोच रहा था कि कैसा इंसान हूँ मैं, सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में ही सोचता रहा, कभी भी परिवार की ज़रूरतों को नहीं समझा।
बच्चों तक को वक्त नहीं दे पाया। मेरी ही गलती की वजह से वो मुझसे दूर हो गए। अब उनकी अहमियत मुझे महसूस हो रही है। तभी वो बस उसकी मंजिल पर आकर रुक गई। वो नीचे उतरा। आसपास जंगली इलाका था और कुछ दूरी पर एक गांव नजर आ रहा था। उस बस स्टैंड के पास सिर्फ एक चाय की टपरी उसे नजर आई। वो सिर्फ अकेला वहाँ उतरा था। वो चाय की टपरी पर गया और एक चाय मंगवाई। वहाँ चाय वाले के अलावा दो लोग चाय पी रहे थे और एक वहीं सोया हुआ था। चाय वाला कहता है, बाबूजी, यहाँ किसी काम से आए हैं क्या? राजीव कहता है, हाँ, एक जंगली बेल जो इन जंगलों में पाई जाती है, बस उसी के संशोधन के लिए आया हूँ। ठीक है बाबूजी, कोई मदद लगे तो बोल दीजिएगा। राजीव कहता है, हाँ, मुझे वो जंगली बेल जाविर जंगल में मिलेगी। मुझे बता सकते हो वो जाविर जंगल कहाँ पर है? सभी लोग ये सुनते ही दहल उठे। वहाँ सोया वो आदमी भी जग चुका था। चाय वाला कहता है, बाबूजी, उस जंगल का नाम लेना भी पाप है। कहते हैं कि उस जंगल में किसी चुड़ैल का बसेरा है। कई लोगों को उसने मार डाला है। आप जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाइए। राजीव ने अब ज़्यादा बात नहीं करी और चाय पीकर जहाँ गांव था उस और जाने लगा। तभी पीछे से आवाज़ लगाते हुए आदमी जो सोया हुआ था चाय की टपरी पर उसके पास आया। मेरा नाम दारा है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। राजीव ने उसे ठीक से देखा। लंबी दाढ़ी, सर के बाल गंदे और घुंघराले, और शायद थोड़ी शराब पिया हुआ फिर, पर दिखने में बलवान जैसा शरीर था। राजीव ने कहा, वो जंगल कहाँ है, मुझे बताओगे? दारा कहता है, हाँ, पर पैसे लगेंगे। राजीव कहता है, जितने चाहिए उतने दूंगा, मुझे वहाँ ले चलो। दारा कहता है, आज नहीं, आज अमावस्या है। आज वो जंगल ज़्यादा भयानक होगा। राजीव कहता है, कुछ भी हो पर मुझे वहाँ ले चलो। नहीं, हम कल सुबह चलेंगे, अभी शाम भी होने वाली है। आप मेरे घर चलिए। दारा राजीव को अपने घर ले गया। वहाँ उसने खाना बनवाया जो बड़ा स्वादिष्ट था। राजीव ने देखा कि दीवार पर कुछ तस्वीर लगी थी। एक तस्वीर पर एक महिला और बच्ची थी और दूसरे में दारा की पहलवानी की तस्वीर थी। राजीव ने कहा, तुम पहलवान हो? दारा ने कहा, हाँ, पर उनके जाने के बाद जैसे सब कुछ तहस नहस हो गया। मेरी पत्नी और बच्चे जिन्हें उस चुड़ैल ने मार डाला। राजीव ने कहा, कैसे? दारा ने कहा, मैं पहलवानी करने दूसरे गांव गया था। रात को मेरी बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उस समय गांव में ना वैद्य था ना ही डॉक्टर। शहर जाना मतलब पूरी रात सफ़र करना। मेरी बेटी की हालत ज़्यादा ख़राब थी। उन जाविर जंगल से एक कच्चा रास्ता दूसरे गांव जाता है। मेरी पत्नी के साथ सबने आने से मना कर दिया। उस चुड़ैल के डर के कारण बच्ची की हालत उससे देखी नहीं गई। उसने बैलगाड़ी खुद निकाली। बच्चों को उसमें रखकर वो उस कच्चे रास्ते से दूसरे गांव में लेकर जाने लगा ताकि वहाँ के डॉक्टर या वैद्य को दिखा सके। अगली सुबह जब मैं आया तो मेरे सामने उनकी लाशें पड़ी थी। उस शैतान चुड़ैल ने उन्हें नोच खाया था। ये बोलते ही वो बहुत रोने लगा। राजीव की आंखें भी भर आई। फिर दारा ने एक शराब की बोतल निकाली और पूरी पी गया। फिर शराब के नशे में उसने बोल दिया, आगे हनुमान मंदिर के पीछे वाला जंगल ही जाविर का जंगल है। ये बोलते ही वो सो गया। पर राजीव को अपना काम पूरा करना था। वो चुपके से निकल पड़ा उस जाविर जंगल की ओर। रात का भयंकर सन्नाटा था। वो जंगल में दाखिल हुआ। आज अमावस्या की काली रात थी। उसने दारा के घर से एक बड़ी टॉर्च साथ ले ली थी। रात कीड़ों की डरावनी आवाज़ें उस काली अमावस्या की रात को और भी भयंकर बना रही थी। वो काफ़ी अंदर तक आ चुका था, एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में खंजर लिए। तभी अचानक कुछ बड़ी तेज़ी से उसके पास से गुजरा। राजीव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने देखा नीचे आसपास खून ही खून बिखरा पड़ा था। तभी अचानक उस पर भयानक वार हुआ। उसके चलते उसकी टॉर्च दूर जा गिरी।
अब धारदार नाखूनों से कोई उस पर तेजी से वार किए जा रहा था। अजीब चीखने की आवाज़ें आ रही थी, पर अंधेरा इतना कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। राजीव चारों ओर खंजर घुमाए जा रहा था। तभी वो किसी तरह टॉर्च के पास पहुंचा। जैसे ही उसने टॉर्च घुमाई, उसके सामने रखती चुड़ैल उसे गुस्से से घूरती हुई नजर आई। रक्त से भरी हुई डरावनी आंखें, लंबे नाखून। उसने फिर हमला किया। राजीव ने खंजर मारने की कोशिश की, पर उसके तेजी के वार से वो खंजर दूर जा गिरा। वो फिर उनके सामने थी। राजीव घायल और बेसहारा बन गया था। मौत उसके सामने थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसके पीछे से किसी ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया। वो दारा था। वो राजीव के पीछे पीछे चला आया था। उसके दिल में जो गुस्सा भरा हुआ था, वो कुल्हाड़ी से बार बार उसे वार किए जा रहा था। तभी राजीव ने खंजर लिया और दारा को देते हुए कहा, इसे इसके सर में मार दे, ये मारी जाएगी। दारा ने खंजर लिया और चुड़ैल के सिर पर मारता ही रहा। उसके खून की बौछारें उड़ने लगी। वो मारी गई। फिर राजीव ने छोटी बोतल निकाली और उसका रक्त उसमें एकत्रित कर लिया। दारा ने कहा, आखिर मैंने बदला ले लिया। मेरी पत्नी और मेरी बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी। राजीव ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला है मैं जंगल में आ गया? दारा ने कहा, मैंने तुम्हारे पास खंजर देखा था, मुझे शक हुआ। मैं जानबूझकर नशे में सोने का नाटक किया। बाकी मैं 10 बोतलें भी पी जाऊं, मुझे होश रहता ही है। फिर मैं तुम्हें पीछे पीछे आने लगा। राजीव ने कहा, शुक्रिया दोस्त, मेरी जान चली जाती तुम ना आते तो। दारा ने कहा, तुम यहाँ आए क्यों हो? इसका रक्त एकत्रित क्यों किया तुमने? राजीव ने कहा, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। और राजीव ने अपनी आप बीती उसे सुनाई। राजीव की बातें सुनते ही दारा भावुक हो गया। दारा ने कहा, पर क्या वो डायन सच में उन्हें जिंदा करेगी? राजीव ने कहा, हाँ यार, इसी आस पे तो ये काम कर रहा हूँ, वरना अब तक तो मैं भी मर गया होता। दारा ने कहा, तुम्हारी व्यथा मैं समझ सकता हूँ दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे की राह पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम मिलकर उनका सामना करेंगे। मुझे खुशी होगी अगर मैं भी तुम्हारे परिवार को जिंदा करने में मदद कर सका। राजीव ने कहा, शुक्रिया दोस्त। दारा ने कहा, चलो अब आगे किसके पास जाना है? राजीव ने कहा, पोकांत पहाड़ी पे बसा आदमखोर राक्षस बुरतंड के नाखून लेने। अगले दिन वो दोनों पोकांत पहाड़ी की ओर जाने निकले। दोपहर करीब 3 बजे वो एक पहाड़ी इलाके में दाखिल हुए। पूछताछ करने के बाद उन्हें उस पोकांत पहाड़ी के बारे में पता चला। वो उस जगह पहुंचे जहाँ एक नदी थी। रिक्शे से उतरकर वो आगे बढ़ने लगे। वहाँ उन्हें एक इंसान पेड़ के नीचे आराम करते हुए नजर आया। सुनो भाई, किसी ने हमें बताया है कि यहीं कहीं पोकांत पहाड़ी है। आदमी ने कहा, क्या? पोकांत पहाड़ी? पागल लोग हो क्या? मौत की पहाड़ी है वो, वहाँ जाने की सोचना भी मत। दारा ने कुछ पैसे निकाले और उसे दे दिए। अब तो बताओगे कि पहाड़ी कहाँ है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें मरना है तो जाओ, ये नदी से आगे चले जाओ, ये पानी घुटने तक ही है। आराम से आगे चले जाओगे, फिर कुछ दूरी पर जंगल पार करने के बाद वो पहाड़ी मिल जाएगी। राजीव कहता है, शुक्रिया दोस्त। वो दोनों नदी पार करके उस पार पहुंच गए। जंगल पार करने के बाद उनके सामने में एक बड़ी पहाड़ी थी। पहाड़ी पर दोनों चढ़ने लगे। वो काफ़ी ऊपर आ गए थे। शाम हो गई थी। दोनों काफ़ी थके हुए थे, तो आराम करने बैठ गए। राजीव ने कहा, वो आदमखोर राक्षस यहीं कहीं होगा। दारा ने कहा, हाँ, ज़्यादातर ये शैतानी राक्षस रात में ही हमला करते हैं। राजीव ने कहा, हमें सावधान रहना होगा, वो कभी भी हमला कर सकता है। दारा ने कहा, हाँ सही कहा। रात हो गई थी। रात में पहाड़ी काफ़ी भयानक लग रही थी। उन्होंने आग जला ली, अपने साथ लाया कुछ खाना खाया, फिर इंतज़ार करने लगे कि कब वो राक्षस सामने आए। अचानक एक अजीब सी भयानक चिल्लाहट की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों सावधान हो गए। राजीव ने खंजर और दारा ने कुल्हाड़ी हाथ में ले ली। धीरे धीरे वो अजीब भयानक चीख पास आ रही थी।
दोनों की धड़कनें बढ़ गई थीं। तभी उनके सामने अचानक वो आदमखोर राक्षस बुड़तंड आ पहुंचा। उसके मुंह में सियार का कटा हुआ सर था। शायद उसे अभी अभी उस सियार को खाया था। कांटों जैसा प्रचंड शरीर, माथे पर सींग, मुंह में बड़े तो भयानक नुकीले दांत, चमकीले नुकीले नाखून और मांस खाने के लिए हमेशा बेताब। अचानक वो उन दोनों पर टूट पड़ा। लड़ाई भयंकर हो गई थी। वो अपने नाखूनों से दोनों पर वार किए जा रहा था। वो दोनों भी डटे हुए थे। आज एक तो वो मरने वाले थे या फिर ये राक्षस। तभी उसने दारा को दूर फेंक दिया। राजीव को मारने वो आगे बढ़ा। तभी राजीव दूसरी ओर भागा। वो राजीव के पीछे था। तभी आगे जाकर राजीव वहाँ रुक गया। राजीव के आगे जंगली झाड़ियाँ थी। राक्षस वहाँ आ पहुँचा। राजीव ने आखिरी लड़ाई के लिए खंजर हाथ में लिया। जैसे ही आदमखोर उस पर कूदा, वैसे ही राजीव वहाँ से हट गया और राक्षस जंगली झाड़ियों में जाकर गिर गया। दारा भी वहाँ आ पहुँचा। राजीव ने खूंखार खंजर उस बुर्तन राक्षस के सिर में मार दिया। वो तड़प कर मारा गया। फिर उसके नाखून निकाल लिए। दोनों बच गए, पर अब उनको केरूप पिशाच से भिड़ना था। अगले दिन वो नरी नदी के पास पहुँचे। बहुत सारी खोज करने के बाद आखिरकार उन्हें जंगल में उसका झरना नजर आया। वो वहाँ पर गए। उन्होंने देखा उस झरने के पीछे गुफा है। दारा ने कहा, पता नहीं अब इसके अंदर कौन सा भयानक पिशाच हमें मिलने वाला है। राजीव ने कहा, राक्षस को जैसे मात दी वैसे ही इसे भी मार ही देंगे। दारा ने कहा, आदमखोर राक्षस से भिड़ते ही हमारा पूरा दम निकल गया था। अब ये क्या चीज़ है वो भी देख ही लेते हैं। चलो चलते हैं अंदर। हाँ चलो। वो दोनों उस गुफा के अंदर जाने लगे। गुफा अंधेरे से भरी पड़ी थी। टॉर्च के सहारे वो उस पिशाच को खोज रहे थे। काफ़ी वक्त बीत चुका था, पर अब तक कोई नामो निशान अभी तक नहीं मिला था, या किसी प्रकार की कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। अजीब भयानक सन्नाटा था। तभी उन्हें उस गुफा में एक बड़ा कमरा दिखा, जो पूरी मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। मकड़ी के जालों को दूर करते हुए उन्हें एक बड़ी मूर्ति दिखी, जिसके दो सींग, भयानक पंख, चमकीली आंखें, मुंह से आग उगल रही थी। दारा ने कहा, इस मूर्ति को मारना है क्या? या तो सिर्फ यही है। राजीव आगे बढ़कर उस मूर्ति का मुआवना करने लगा। नीचे उस मूर्ति के पास सफ़ेद पत्थर दिखाई दिया। उसने जैसे ही उस पत्थर को उठाया, वैसी उस मूर्ति में जान आने लगी और एक भयानक पिशाच उनके सामने था। अपने भयंकर पंखों के सहारे वो उड़ने लगा। उसके मुंह से आग निकल रही थी। उसके सींग और बड़े हो गए थे। गुस्से से उसकी आंखें भड़क उठी थीं। उसने अचानक उड़ते हुए उन दोनों पर हमला किया। दोनों को उठाकर उन गुफाओं की दीवारों पर दे मारा। वो राजीव को मारने आगे बढ़ा। तभी दारा ने खुद को संभाला और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने उस पिशाच को जोरों से जकड़ लिया। फिर चिल्लाया, बजरंग बली की जय। फिर दे मारा अपनी पहलवानी दाव धोबी पछाड़। पिशाच जोरों से जाकर दीवार से टकराया और नीचे गिर पड़ा। पिशाच फिर उठा और खड़ा हुआ। उसने तेजी से उठकर आकर दारा को दबोच लिया। दारा उसकी गिरफ्त में था। तभी पिशाच अपने मुंह से आग दारा पर छोड़ने ही वाला था कि इतने में राजीव ने वो सफ़ेद पत्थर उसी स्थान पर रख दिया। पिशाच फिर से मूर्ति में बन गया। दारा ने कहा, बच गया, वरना ये मेरा भुट्टा बना देता। राजीव ने कहा, समझ गया मैं, ये पत्थर हटाने पर यह अस्तित्व में आ जाएगा। सुनो दारा, जब मैं इशारा करूं तब पत्थर हटा देना। राजीव ने कहा, मैं जा रहा हूं आगे। राजीव पिशाच के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने इशारा किया। तभी दारा ने वो पत्थर हटा दिया। वैसे ही पिशाच फिर से जिंदा हो गया। पर तभी पीछे से राजीव ने खंजर उसके सीने में घोंप दिया। पिशाच मारा गया। फिर उसकी आंखें उन्होंने निकाल ली। दारा ने कहा, आखिरकार ये भी मारा गया। अच्छा हुआ मैंने पहलवानी सीख ली थी। राजीव ने कहा, सही कहा, नहीं तो खेल ख़त्म था। चलो अब आखिरी बाजी हमें लड़नी है। वो दोनों निकल पड़े अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने।
रथ गांव की ओर, जहां मशमी डायन ने कोहराम मचा रखा था। उससे उसे शैतानी किताब लेनी थी। अगले दिन वो रथ गांव पहुंचे। उन्होंने बहुत पता किया, पर उन्हें उस माशमी डायन का कुछ पता नहीं चला। राजीव ने कहा, यार डायन तो यहीं कहीं होनी चाहिए। दारा ने कहा, हाँ पता नहीं कहाँ छुपी हुई है, पर एक डायन गांव में कैसे रहेगी। राजीव ने कहा, वही समझ नहीं आ रहा। तभी एक आदमी उनके पास आया और बोला, पगला गए हो क्या दोनों? सबके घर जाकर डायन के बारे में पूछ रहे हो। भला यहाँ कोई डायन क्यों रहेगी? राजीव ने सोचा, ऐसे पूछेंगे तो सबको पागल ही लगेंगे। राजीव एक योजना बनाता है और कहता है, सुनो, क्या आस पास कोई जादू टोना करने वाला तांत्रिक है या कोई महिला रहती है? आदमी ने कहा, जादू टोना? अच्छा हाँ, पर वो गांव में नहीं रहती। सामने जंगल में देख रहे हो, उसी के अंदर आगे, वहाँ पर जाओ, वो पेड़ है ना, वहाँ पर आगे जाओगे तो एक जादू टोना करने वाली बुढ़िया वहाँ रहती है। गांव वाले उससे दूर ही रहते हैं, पागल सी जो ठहरी। राजीव कहता है, ठीक है शुक्रिया। क्या वो बुढ़िया ही माशमी डायन होगी? ये सोचते हुए वो आगे बढ़ता है। वो दोनों उस जंगल में बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। वहाँ कोई मौजूद नहीं था। तरह तरह की मालाएं और जड़ी बूटियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी। वो दोनों शैतानी किताब वहाँ खोजने लगे। तभी एक बक्से में उन्हें एक किताब दिखाई दी, जिस पर काले शक्तियों के शैतान का चित्र था। यही है वो किताब, हमें मिल गई। दारा कहता है, वाह यार, बिना कुछ मेहनत किए ही मिल गई। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों सावधान हो गए। गले में काली मालाएं, माथे पर बड़ा काला टीका और काली साड़ी पहने एक वृद्ध महिला अंदर आई। राजीव ने कहा, तुम ही हो ना माशमी डायन? महिला कहती है, हाँ मैं ही हूँ, पर सिर्फ माशमी, कोई डायन नहीं। दारा कहता है, ये किताब यहीं से मिली, मतलब तुम ही डायन हो। राजीव इसे भी मार दो। माशमी कहती है, रुको बेटा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें किताब क्यों चाहिए? राजीव ने सारी बात उसे बता दी। माशमी कहती है, बच्चों, तुम बेशक इस किताब को ले जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर मेरी एक बात सुनो। वो डायन ये चीज़ें मिलने के बाद तुम दोनों को मार देगी। दारा कहता है, अरे हमें क्यों मारेगी वो? माशमी कहती है, उसे शक्तिशाली डायन बनना है, ये चीज़ें इसलिए उसको चाहिए। इस किताब में इन चीज़ों के इस्तेमाल के साथ मंत्र दिए हैं ताकि वो शक्तिशाली ताकत बन सके। इसलिए उसने राजीव के परिवार को जिंदा करने की बात कही। उसे पता था कि राजीव के अंदर परिवार को जिंदा करने की आग ये सब चीज़ें हासिल करने में मदद करेगी। उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। दारा कहता है, हम तुम पर यकीन क्यों करें? माशमी कहती है, यकीन करना ना करना तुम दोनों के ऊपर है। अगर चाहो तो ले जाओ ये किताब, पर इतना याद रखना, उसके पास ये चीज़ें गई तो विनाश रहेगा। राजीव कहता है, मतलब मेरा परिवार जिंदा नहीं हो सकता? माशमी कहती है, हो सकता है बेटा, अगर तुम दोनों मेरे साथ दो तो हम उस डायन को मारकर इस किताब की मदद से उन्हें ज़िंदा कर सकते हैं। दारा कहता है, मुझे लगता है राजीव ये सही कह रही है, उसी डायन ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। राजीव ने कहा, चलो तो उसे ख़त्म करते हैं। माशमी कहती है, मैं अपनी जादू शक्ति से चिड़िया बन जाती हूँ, तुम छुपा कर मुझे उसके पास ले जाओ। वो तीनों वापस आने निकले उस डायन के पास जिसने राजीव को भेजा था। रात हो गई थी। राजीव और दारा वहाँ पहुँच चुके थे। माशमी चिड़िया बनकर वहीं एक पेड़ पर बैठ गई थी। डायन ने कहा, क्या तुम्हें वो चीज़ें मिल गई? ये आदमी कौन है? राजीव ने कहा, ये मेरा दोस्त है और मुझे सारी चीज़ें मिल गई, अब मेरे परिवार को ज़िंदा करो। डायन कहती है, मुझे पहले वो चीज़ें दो। तभी माशमी, जो चिड़िया बनी थी, वो अपने असली रूप में आ गई। उसने अपने जादू से उस डायन को कैद कर लिया। माशमी ने कहा, भयानक डायन, तो उस किताब से शक्तिशाली बनना चाहती हो? आज तुम्हारा नाश होगा।
डायन ने कहा, तुम यहाँ? राजीव ने कहा, मुझे तुम्हारी हरकतों का पता लग गया था। माशमी ने कहा, ज़्यादा बातें मत करो, जल्दी मार दो उसे खंजर से। राजीव उसे मारने आगे बढ़ा पर वहीं रुक गया। उसे लगा पता नहीं क्यों ये गलत नहीं हो सकती। इन्हीं विचारों में राजीव ने एक फैसला किया और तभी उसने खंजर डायन को ना मारकर माशमी के पेट में घुसा दिया। और जैसे ही माशमी को खंजर लगा वो अपने असली रूप में आने लगी। वो और भी भयानक बनने लगी। उसके बाल उड़ने लगे, उसमें से असंख्य भयानक आंखें बाहर आने लगी। डायन ने कहा, राजीव जल्दी वो किताब मेरे पास लाओ और चीज़ें भी। राजीव ने वो चीज़ें और किताब डायन को दे दी। माशमी की शक्तियाँ बाहर निकल रही थीं और वो और भी भयानक होती जा रही थी। राजीव और दारा माशमी को जकड़ चुके थे ताकि उसे रोक सकें। डायन ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी माशमी ने राजीव और दारा को दूर फेंका। वो डायन के पास आने लगी उसे मारने। उसके बालों ने डायन को जकड़ रखा पर डायन ने मंत्र पूरे किए, फिर उन मंत्रों से अपनी शक्तियों से जला दिया। माशमी बुरी तरह जल चुकी थी। चीज़ें जलते ही माशमी बुरी तरह जलकर राख हो गई। राजीव और दारा उस डायन के पास आए। डायन ने कहा, हाँ, अच्छा हुआ राजीव तुम उसकी बातों में नहीं आए, वरना कोई भी नहीं बचता। राजीव ने कहा, वो क्या थी? अचानक इतनी भयानक कैसे बन गई थी? डायन ने कहा, राजीव वो चीज़ें मैंने उसे मारने के लिए ही मंगवाई थी। उन चीज़ों के साथ अगर वो मेरी जान भी ले लेती तो वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत बन जाती। इन चीज़ों के साथ उसे मेरी शक्तियाँ चाहिए थी, इसलिए वो तुम्हारे साथ आई थी ताकि मुझे भी मार कर शक्तिशाली हो सके। दारा ने कहा, मैं समझ गया। उसके शक्तिशाली बनने से पहले तुम्हें उसे मारना था ताकि उसे शैतानी ताकत हासिल ना हो सके। डायन ने कहा, हाँ, उसने आखिरी जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी वो थी मेरी जान, क्योंकि मैं आखिरी बची हुई डायन हूँ जिसके पास शक्तियाँ हैं। पर मुझे अभी शैतानी ताकत नहीं चाहिए थी, पर उसे लेनी थी ताकि वो इस दुनिया पर राज कर सके। राजीव ने कहा, अगर आज गलती हो जाती तो सब खत्म हो जाता। डायन ने कहा, तुमने सही वक्त पर सही फैसला लिया। गलती से ही सही तुम अपने परिवार की लाशों को यहाँ ले आए। ये लो तुम्हारा इनाम। उसने एम्बुलेंस में रखी। उसके परिवार में उनकी आत्माएं फिर से डाल दी और फिर से उसकी पत्नी और राजीव के दोनों बच्चे जिंदा हो गए। वो उन्हें लिपट कर बहुत रोया। राजीव ने कहा, शुक्रिया यार, मेरे परिवार को फिर से जीवन दान देने के लिए। दारा ने कहा, मैं अपने परिवार को भी याद कर रहा हूँ। काश मैं उस दिन पहलवानी के लिए ना गया होता तो कुछ कर पाता मेरे परिवार के लिए। डायन ने कहा, दारा, मैं तुम्हारे परिवार को वापस नहीं ला सकती क्योंकि उनके शरीर नष्ट हो गए हैं। हाँ, पर कुछ देर के लिए उनकी आत्माओं से मिला सकती हूँ। उसने कुछ मंत्र बोले और वहाँ दारा की पत्नी और बेटी की आत्माएं प्रकट हुई। दारा ने कहा, मुझे माफ़ कर देना, तुम दोनों की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। दारा की पत्नी ने कहा, हम दोनों ऊपर ईश्वर के पास सही सलामत हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। बेटी ने कहा, पिताजी मैं बहुत खुश हूँ, आप हमें आखिरी बार देख पाए। कभी उदास मत रहना और फिर से पहलवानी शुरू करना। आपका सपना था ना कि आप बड़े पहलवान बने। मैं और माँ दोनों चाहते हैं आप अपना सपना पूरा करें। हम सदा आपके साथ हैं। दारा ने कहा, मैं हमेशा खुश रहूँगा और बड़ा नामी पहलवान बनकर दिखाऊंगा। फिर कुछ देर में उन दोनों की आत्माएं गायब हो गई। डायन ने उन दोनों को शुक्रिया किया और वापस जंगल में जाकर गायब हो गई। राजीव को अब उसका परिवार वापस मिल चुका था। अब वो काम के साथ अपने परिवार को भी पूरा वक्त देता था। मेरी माँ ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से नाना जी वैसे ही नाराज़ थे और उन्हें पता चला कि पापा एक कपड़े की दुकान में बैठते हैं तो वो और भी गुस्सा हो गए। मेरे नाना अपने गांव के बहुत ही अमीर इंसान थे और उनकी हर जगह काफ़ी इज्जत थी। मेरे नाना मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे, इसलिए शादी के लिए राज़ी हो गए थे, लेकिन हमेशा ही पापा को काम के लिए किया करते थे। इतने दिन
अब पापा सीना चौड़ा करके अपने ससुराल जा रहे थे, लेकिन उस फ़ोन की घंटी ने एकदम उनकी खुशी मिटा दी, मानो कोई खिलता हुआ फूल मुरझा गया हो। माँ ने पापा से पूछा, क्या हुआ, किसका फ़ोन था? इस पर पापा कुछ नहीं बोले और हम लोग बस स्टैंड पर पहुँचे। नाना का घर सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था। मैं उस समय लगभग 9 साल की थी और मेरा छोटा भाई 2 साल का। एक भाई जिसे मम्मी ने गोद में रखा था और मैं बीच में बैठी थी। मम्मी पापा को ये लगा कि मैं सो गई, लेकिन बस के झटकों में नींद तो नहीं आती, बस झपकी आती है। पापा बड़ी ही बेबसी से माँ को बताते हैं कि उनकी नौकरी नहीं रहेगी। पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट वालों ने फ़ोन किया था कि गलती से आपके पास फैक्स चला गया, क्योंकि राजू नाम के 2 कैंडिडेट हैं और एक जैसी ही क्वालिफ़िकेशन होने की वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो गई। लेकिन माँ ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ऐसे कैसे गड़बड़ हो गई। मेरे में उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि मैं समझ सकूं कि एक नौकरी किसी के लिए क्या मायने रखती है। हम लोग नाना के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने ही नाना के ताने शुरू हो जाते हैं। नाना बोलना शुरू करते हैं, हमने सुना है तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई। चलो अच्छा है, तुमने कुछ तो अच्छा काम किया। हमारे लेवल तक तो आ नहीं सकते, कम से कम मेरी लड़की को ठीक से 2 वक्त की रोटी तो खिला ही दोगे। ये सब सुन मेरी माँ और पापा कुछ नहीं बोले और शाम तक हम लोग घर वापस आ गए। मेरे पापा के माथे पे चिंता की वो लकीरें आज भी थी, जो मैं आज तक नहीं भूली हूँ। अगले दिन सुबह ही पापा के दोस्त घर आए। मम्मी चाय बनाने लगी और मैं मेरे भाई के साथ आंगन में ही खेल रही थी। पापा के दोस्त ने उन्हें बताया कि मुझे तुम्हारी नौकरी के बारे में पता चला, लेकिन क्या तुम जानते हो ये सब किसने कराया? मेरे पापा को लगा था कि कोई पैसे देकर करवाया होगा किसी ने, तो उन्होंने साधारण स्वर में बोला, कोई भी कराए, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। उनके दोस्त बोले, अरे भाई, ये सब तेरे ससुर का किया धरा है, वो तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। तुझे वो राहुल ही तो याद है जिसे भाभी जी की शादी होने वाली थी, लेकिन जब तेरे ससुर को तेरे बारे में पता चला तो अपनी बेटी की ज़िद से उनको तुझसे शादी करानी पड़ी। ऐसा नहीं है कि तुझसे शादी के कुछ दिन बाद तेरे ससुर का गुस्सा तेरे लिए कम हो गया हो, वो आज भी तुझसे उतनी ही नफरत करते हैं। तेरे ससुर ने मोहिनी भाभी को तुझसे दूर करने की हर कोशिश की, लेकिन लोगों को दूर करा नहीं पाए। मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे ससुर तुम्हें बहुत जलील करते हैं और इसीलिए इस बार हमने शादी के बाद भले ही परेशानी झेली, लेकिन आपसे तो मदद नहीं मांगी ना। तो फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आप हमारी मदद ना कर सके तो हमारे साथ बुरा तो मत कीजिए। ये कहते ही मेरी माँ बहुत रोई। नानी ने उन्हें बहुत समझाया कि आराम से बैठ के बात कर ले, लेकिन मेरी माँ का गुस्सा उस दिन 7वें आसमान पे था। वो किसी की सुन नहीं रही थी, उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। नाना ने मेरी माँ से कहा, देख बेटी, मैं तेरा भला चाहता हूँ, वो लड़का तेरे लायक नहीं है। तू आज भी उसे छोड़ के बच्चों के साथ आ जा। मैं आज भी तुझे अच्छे से रख सकता हूँ। तेरी शादी राहुल से करा दूँगा। वो बहुत अच्छा लड़का है और आज भी तुझे पसंद करता है। उसे तेरे दोनों बच्चों से कोई परेशानी नहीं है और वो आज भी हमारी बराबरी का लड़का है। ये सुनकर मेरी माँ को और भी गुस्सा आने लगा कि उनके पापा के मन में इतना जहर है और राहुल के बारे में ये सब सोचते हैं, जबकि राहुल सिर्फ नाना की दौलत से प्यार करता था। बस इतना सुनते ही मेरी माँ 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुकी और वहाँ से घर चली आई। जब हम घर पहुँचे तो देखा अंदर से दरवाज़ा बंद है और आशीष के रोने की आवाज़ आ रही है। मम्मी ने पापा को बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन पापा ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब मम्मी को कुछ अनहोनी का शक हुआ तो पड़ोस से एक अंकल को बुला के ले आई और दरवाज़ा तुड़वाया तो देखा बरामदे में पापा पंखे से लटके हुए हैं और आशु नीचे बैठा रो रहा था। इतने में ही आसपास के और भी लोग आ गए। जल्दी जल्दी पापा को नीचे उतारा गया और आसपास के सारे लोग अस्पताल लेकर गए पापा को। मुझे मेरी माँ ने आशीष के साथ घर पे रहने को बोला। थोड़ी देर अस्पताल से एम्बुलेंस में पापा सफ़ेद चादर में लिपटे हुए आए और मेरी माँ बहुत बुरी तरह रो रही थी। साथ ही साथ पीछे से पुलिस वालों और उनकी गाड़ियाँ आई और उन्होंने घर की छानबीन की तो उन्हें एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर पापा के हस्ताक्षर थे और उसमें पापा ने लिखा था कि मोहिनी, मुझे माफ़ कर देना,
तुम दोनों बच्चों को किसी अनाथालय में लेकर राहुल से शादी कर देना। मैं ज़िंदगी से हार चुका हूँ। मुझे लगा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। मैंने सोचा था कि एक खुशहाली ज़िंदगी तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं हार गया। मैं जानता हूँ तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो और तुम दोनों के प्यार के बीच में मैं आ गया, लेकिन अब और नहीं। तुम खुश रहो। पुलिस वाले अंतिम संस्कार करा। मम्मी को पुलिस स्टेशन लाने को बोलते हैं, लेकिन मम्मी कोई केस दर्ज नहीं करती क्योंकि वो जानती थी उनके पापा को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पापा की मौत के एक हफ्ते बाद नाना जी पहली बार हमसे मिलने आए, वो भी सिर्फ माँ को इस बात के लिए राज़ी करने के लिए कि वो राहुल से शादी कर ले। लेकिन मम्मी ने उनको खरी खोटी सुना दी और सब लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। नाना जी अपनी बेइज्जती देखकर वहाँ से इतना कहकर चले जाते हैं, मुझे लगा था तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन तू चाहती नहीं कि तेरे बच्चों की ज़िंदगी सुधरे। तेरा मन हो तो घर आ जाना। राहुल तुझे और तेरे बच्चों को अपनाने को आज भी तैयार है। मम्मी रात दिन बस रोते रहती थी। आस पड़ोस के लोग आते और मम्मी को समझा बुझा के जाते कि राहुल से शादी कर ले। घर में इतनी परेशानी आ गई थी कि एक वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो गया था। कहीं काम करने जाती तो उनको यही कर समझा दिया जाता कि अपने पापा के घर वापस लौट जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आखिर में सब लोगों की बातें मानकर मेरी माँ ने राहुल से शादी कर ली, लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही राहुल ने हम दोनों को अनाथालय में डलवा दिया और माँ को वो डेली मारता था। राहुल एक जंगली जानवर था, इंसान हो ही नहीं सकता था वो। मेरी माँ हम दोनों के बिना नहीं रह पाती थी और वो जब भी अपने नाना से मदद मांगती थी तो वो उन्हें घर से भगा देते थे। मेरी माँ को राहुल ने एक बार जान से मार दिया और उसे कहीं दफना दिया। मैं और आशीष हम दोनों काफ़ी छोटे थे। मैं अपने भाई आशीष को उठाकर उस घर की तरफ बढ़ पड़ी, लेकिन हमारा बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मेरी और आशीष की मौत हो गई। लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैं डायन प्रक्रिया में गई और मैं इसके परिवार को मार दूंगी। ये सुनकर मेरी माँ और पास बैठा सारा परिवार एक तरह से बहुत गुस्से में आ चुका था, लेकिन कुदरत का करिश्मा था। उस डायन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर वो पूरी रफ्तार में जैसे ही राहुल के पास पहुंची, राहुल डरकर पीछे हो गया और जैसे ही वो पीछे हुआ पूरा परिवार ने चिल्लाया नहीं, क्योंकि वो अब गोले से बाहर था। उस डायन ने राहुल के 32 टुकड़े कर दिए और वहीं खार के वो मार दी। उसके बाद अघोरी ने सबको शांत कराया। पूरा परिवार ये देखकर चौंकने लगा था और सब रोने लगे थे। लेकिन अब उस डायन ने कहा, मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगी और मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ती हूँ। और अघोरी ने पूरे परिवार को मंत्रित करके उनका पूरा हल करा दिया। इसके बाद उनके परिवार के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वो माँ अपने बेटे को आज भी याद करती है। एक रात रमेश नाम का एक लड़का अपने कॉलेज से आ रहा था। आते समय उसे रिक्शा या कोई भी गाड़ी आने के लिए नहीं मिली, तो उसने कैब बुक कर ली और कैब लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर उसके कॉलेज के बाहर खड़ी थी। वो अपना OTP वेरीफाई कराकर उस कार में बैठ जाता है और उस कैब में एक लड़की भी होती है, जिसके साथ वो अपनी सीट शेयर करता है। कैब वाले को अपना एड्रेस बताकर वो वहाँ पर उन्हें छोड़ने को बोलता है। कैब वाला सीधे सीधे उन दोनों को उनके घर पर उतारने के लिए अपनी गाड़ी बढ़ाता है। तभी वो लड़की रमेश से उसका नाम पूछती है, तो वो अपना नाम उसे बताता है और दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करते हैं।
फिर दोनों में कुछ बातचीत होने लगती है। रमेश का घर 1 घंटे दूर था, इसलिए वो आराम से बैठा था और साथ में लड़की का कुछ पता नहीं था। लेकिन लड़की ने अपना घर कुबेनगर रमेश के घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। यानी लड़की को रमेश के घर से काफ़ी दूर जाना था। रमेश का स्टॉप पहले आने वाला था। लड़की ने रमेश से कहा, क्या आप मेरे साथ पब चलेंगे, जो बीच रास्ते में ही पड़ता है। हम नाइट आउट एक साथ बिताएंगे। रमेश को ये सुनकर अजीब लगा कि कोई लड़की अभी 2 मिनट पहले ही उससे मिली है और एकदम ही उससे ऐसी ऐसी बातें कर रही है। इसके बाद रमेश ने उस लड़की को मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे घर जाके अपनी पढ़ाई करनी है, मेरे परसों से एग्ज़ाम है। इसके बाद लड़की ने मुंह बना लिया और वो थोड़ा सा पीछे हो गई। रमेश समझाते हुए बोला कि हम फिर कभी चलेंगे, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। लड़की ने अपना नंबर दे दिया और साथ में लड़की ने अपना नाम सुनैना बताया। इसके बाद रमेश का घर आ गया था, तो रमेश ने उस लड़की को बाय बोलकर वो अपने घर पे चला गया। रमेश गांव से शहर में पढ़ने के लिए आया था। उसके माँ बाप किसानी का काम करते थे। उसके माँ बाप ने काफ़ी मेहनत करके पैसा जुटाया था उसकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि रमेश का काफ़ी दिल था पढ़ाई करने का। वो अपने माँ बाप को ऐसी सिचुएशन में नहीं देख सकता था। उसने ठान रखी थी कि वो अपने माँ बाप की ज़िंदगी बदल देगा, जिसके लिए वो पढ़ाई करने के लिए शहर आया था। रमेश बीटेक का कोर्स कर रहा था, जो लगभग 4 साल का होता है, और उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वो अकेला उस रूम में रहता था, जिसका किराया लगभग 3,000 रुपये था। उस कमरे में छोटी सी रसोई थी, जो उसने खुद ही बना रखी थी। उसी में वो सोता था, पढ़ता था, नहाता था और सुबह कॉलेज चला जाता था। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बस उसकी यही ज़िंदगी थी। वो जी तोड़ मेहनत करना चाहता था ताकि वो अपने माँ बाप को एक खुशहाल ज़िंदगी दे पाए। अगले दिन रमेश जब कॉलेज जा रहा था तो उसके पास सुनैना का कॉल आया। सुनैना ने बोला, रमेश कैसे हो? रमेश ने बोला, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। सुनैना ने बोला, यार आज 8 बजे तुम मिल सकते हो मेरे को? रमेश ने बोला, ऐसा क्यों, क्या काम है आपको? सुनैना ने बोला, आज 8 बजे एक पार्टी रखी है, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और तुम भी तो मेरे दोस्त हो, तो इसलिए तुम्हें वहाँ पर आना पड़ेगा। रमेश ने कहा, मुझे काम है, मुझे ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। उस लड़की ने ज़िद करी तो रमेश मान गया। जैसे ही कॉलेज का ख़त्म हुआ, वो 7 बजे निकलकर 8 बजे तक लड़की की बताई हुई लोकेशन पे पहुंचा। वहाँ पर पब था जहाँ पर पार्टी चल रही थी। उसी के बाहर लड़की खड़ी किसी का इंतज़ार कर रही थी। जब उसने देखा कि रमेश आ गया तो उसने रमेश को हाथ पकड़कर सीधा वो पब के अंदर ले गई और वहाँ पर वो पार्टी करने लगे। सुनैना की कोई भी दोस्त वहाँ नहीं आया था, सिवाय 2 लड़कियों के, जिनका नाम रश्मि और निधि था। वो सुनैना की बेस्ट फ्रेंड थी, ऐसा सुनैना ने बताया था। उन दोनों ने रमेश को खूब ड्रिंक पिलाई और साथ में उन्होंने खुद भी पी थी। रमेश ने पार्टी की तरह सब कुछ एंजॉय करा, लेकिन उसे कुछ अजीब भी लग रहा था, जैसे कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। उसके बाद सुनैना रमेश को लेकर पब के एक कमरे में चली गई और वहाँ पर उन दोनों ने रमेश को और ड्रिंक पिलाई, जिसके बाद रमेश पूरी तरह अपने होश खो चुका था। और अगली सुबह उस पब में ही रमेश के सामने पुलिस वाले खड़े थे और साथ में सुनैना और उसकी तीनों फ्रेंडें रो रही थी। रमेश को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर पुलिस वालों ने बोला, तूने इन तीनों लड़कियों का रेप क्यों करा? रमेश ने बोला, क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। आप इन तीनों से ही पूछ लो, इन तीनों ने तो मेरे को बर्थडे में बुलाया था। तीनों ने रोते हुए कहा कि रमेश ने हम तीनों के साथ ज़बरदस्ती करी और नशे में इसने हम तीनों का, और फिर रोने लगी। इसके बाद पुलिस वाले रमेश को पकड़कर जेल में ले गए और उसे रिमांड पे रखा। रमेश को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है और वो ऐसा क्यों करना चाहती हैं। फिर वो तीनों लड़कियां, उनमें से सुनैना, जेल में रमेश से मिलने गई और उससे बोली, अगर तू चाहता है
कि तेरा केस मैं वापस ले लूँ तो तुझे मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे, और हाँ, जल्दी से इंतज़ाम कराना होगा। रमेश को ये बात सुन के दिल की धड़कनें रुकने का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। वो बेचारा गांव का लड़का कहाँ से इतना पैसा जुटा पाता। वो चाहता तो भी वहाँ से नहीं निकल सकता था, और अगर उसके माँ बाप को पता लगा कि वो ये कहाँ फंस गया तो ना जाने उसके माँ बाप क्या करेंगे। उसने उस लड़की के सामने हाथ जोड़े, विनती करी कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन वो बेशरम औरत इस बात के लिए नहीं मानी। उस लड़की ने कहा, अगर तू चाहता है कि तेरे को बेल दिला दूँ या मैं अपना केस वापस ले लूँ तो तुझे मेरे को 10 लाख रुपए का इंतज़ाम करवाना होगा। इसके बाद सुनैना चली गई। वहाँ पर एक कांस्टेबल थे। उनसे रमेश ने यही बोला कि ये लड़की मेरे को फिरौती के लिए फंसा रही है, आप प्लीज़ मेरी बात मानिए। उसके बाद कांस्टेबल ने रमेश की बात पर विश्वास नहीं करा, और अगर वो कर भी लेता तो क्या ही हो जाता। इसके बाद रमेश ने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत लोगों से बात करी, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके कॉलेज के प्रोफेसर भी उसकी एग्ज़ाम डेट को रद्द कर चुके थे, और उसे इस केस के बाद एग्ज़ाम से सस्पेंड कर दिया गया था। उसकी 4 साल की पढ़ाई मारी जा चुकी थी। रमेश अंदर से पूरा टूट चुका था। उस पे अब उस अपराध का नाम था जो उसने कभी करा ही नहीं। धीरे धीरे रमेश ने अपने गांव में बात करने की कोशिश करी और पैसे की व्यवस्था कराने की कोशिश करी, लेकिन पूरे हाथ पैर मारने के बाद भी उन पैसों की व्यवस्था नहीं हुई। और रमेश के घर की सारी दौलत बेचने के बाद भी 1 लाख रुपए भी नहीं बनेंगे। यहाँ तो 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी, और उसके पिता भी और माँ भी किसी और के खेतों में किसानी किया करते थे। वो बेचारे ये सोच के बैठे थे कि उनका बेटा शहर में पढ़ने के लिए गया है, लेकिन वो क्या जानते थे कि उनका बेटा अब किस हालत में है। रमेश ने दुनिया से हार कर, यहाँ तक कि खुद से हारने के बाद, उसने अंत में मौत चुनी और अपने खून से पूरी दीवार पर साफ साफ लिख दिया कि मैं रेपिस्ट नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया है। मेरे माँ बाप गांव में मेरे लिए बैठे हैं, उनका ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। उसने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब सारे पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने रमेश की डेड बॉडी उतारी और उसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया, लेकिन हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, और उसके बाद रमेश को शमशान में दफना दिया गया। उसके माँ बाप को भी इस बात में सूचना दे दी गई। उसके माँ बाप ये सदमा सहन नहीं कर पाए और उनकी भी जान चली गई, और कर भी कैसे पाते। गांव में कोई किसी को नेचर से या कोई किसी के काम से जज नहीं करता। गांव में जज करते हैं तो सिर्फ लोग क्या कहते हैं इससे। एक लड़की की घिनौनी हरकत के बाद एक पूरा परिवार तहस नहस हो गया था। वो लड़की अपने पैसों के लिए उसने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया था, और ये बात अब पुलिस भी समझ गई थी, लेकिन अब वो भी क्या करते। केस तो लड़की का है। इसके बाद रमेश की बहन गीता, जो उसकी चचेरी बहन थी और जो एक वकील भी थी, उसे जब इस चीज़ के बारे में पता लगा तो उसने रमेश का केस दोबारा ओपन करवाया और पूरी जांच पड़ताल करी। एक सुबह सोनिया अपने कमरे से बाहर आई थी और बाथरूम में नहाने के लिए जा रही थी। सोनिया के बदन के ऊपर एक एक बूंद पानी की गिर रही थी, और सोनिया का भीगा बदन कोई अपने हाथों से साफ कर रहा था। सोनिया ने जब ये महसूस करा तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर सोनिया को धीरे धीरे एहसास हुआ उसके सीने को कोई ज़ोर से दबा रहा है। सोनिया इस बात को देखकर मचल गई। फिर किसी अदृश्य शक्ति ने सोनिया को उठाकर शीशे में दे मारा और उसके जिस्म को नोचने लगा। सोनिया ने बेहद दर्द महसूस करा और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। सोनिया की चीखें पूरे रूम में गूंज रही थी, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं था। सोनिया आधे घंटे तक चीखते रही। फिर बाथरूम का गेट खुला और सोनिया की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई पाई।
जिसकी गर्दन कटी हुई थी, जो पूरी तरह निर्वस्त्र थी और जिसके जगह जगह पर नोचने के निशान थे, जहाँ से खून बह रहा था। और शीशे पर लिखा हुआ था, मैं वापस आ गया। पुलिस को जब ये पता लगा तो उन्होंने इस पर चेकिंग करी। तब उन्हें वहाँ पर सोनिया की लाश मिली और वो लिखा हुआ मिला, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला कि ये किसने करा है। उसके बाद उन्हें ऐसे ही उसकी दोनों फ्रेंडों की भी लाश मिली, जो बिल्कुल निर्वस्त्र थी और उन पे भी नोचने के निशान थे, और साथ ही सेम तरीके से उनका भी गला काट दिया गया था और उनके शीशों पर भी यही लिखा हुआ था, मैं वापस आ गया हूँ। इसके बाद सारा केस बंद हो गया और उस मुद्दे को यहीं दबा दिया गया और उसके बाद कोई कांड नहीं हुआ।